हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार बलाई आज आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाऊंगा। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल पे। किस किस के बीच का डिफरेंस है कंज्यूमर सरप्लस? विलिंग टू पे और एक्चुअल पे। अभी विलिंग टू पे क्या होता है और एक्चुअल पे क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। आप लोग सभी मार्केट के अंदर जाते हैं तो कमोडिटी खरीदने, मार्केट के अंदर कमोडिटी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस कमोडिटी की बारे में सोच के जाते हैं कि कितने रुपए में आ जाएगी। ये सभी सोच के जाते हैं मार्केट में। कोई भी चीज खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, एनीथिंग कुछ भी खरीदने गए, मान लीजिए कोई एक ड्रेस खरीदने गए, तो ड्रेस खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आप ये सोच के जाएंगे मार्केट में कि ये ड्रेस 2000 रुपए तक तो डेफिनेटली आ जाएगी। ये आपका क्या है? विलिंग टू पे। क्या है? विलिंग टू पे। बट ये अगर मार्केट में गए, मार्केट में जाकर के वहां जो भी आप मॉल गए या फिर किसी दुकान पे गए तो वहां पे जाके पूछे कि इसकी प्राइस कितनी, पता लगा वो आपको 1500 रुपए में मिल रही है। कितने में मिल रही है? 1500 रुपए में। तो आपने बिलिंग कितने की की थी? 2000 रुपए की, और बिल कितने में रही है? वो 1500 रुपए में। मतलब आपने बिलिंग की है उससे कम में मिल रही। तो आपके जो एक्चुअल में पे करना कितना पड़ेगा? जितनी प्राइस है वही एक्चुअल में पे करना पड़ेगा। मैंने बताया कि 1500 रुपए उसकी प्राइस है तो 1500 क्या हो गया? एक्चुअल प्राइस हो गई, वही पे करना पड़ेगा। हमने बिलिंग की 2000 की, एक्चुअल में उसकी प्राइस है 1500, तो 1500 रुपए एक्चुअल में पे किया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? बिलिंग टू पे 2000, एक्चुअल पे 1500, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 500। तो ये 500 किसको फायदा हो गया? कंज्यूमर को। जो ये 500 रुपए फायदा हुआ कंज्यूमर को, यही क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। अब दूसरा क्या होगा? दिमाग में आएगा आप लोगों को, चलो ये तो उसने सोच के गया कि भाई 2000 में आ जाएगी, वो 1500 में मिल गई तो 500 रुपए उसको बच गए, इसलिए उसे कंज्यूमर सरप्लस कहें। और काफी लोगों के दिमाग में ये आता है कि मान लीजिए वो 2000 में सोच के गया पर वो 2500 में आई तो वो फिर 500 रुपए का उसको नुकसान हो गया। या तो उसको वो खरीदेगा नहीं, सोच के जाते उतने में आती है तो ही लोग खरीदते हैं। पहली बात तो अगर उतने की नहीं, उससे ज्यादा की यार कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाती है वो चीज, तब जाके उसको खरीदते हैं। तो अगर मान लीजिए 2500 रुपए उसकी एक्चुअल प्राइस और बिलिंग हमारी कितनी थी? 2000 ही थी, तो 500 रुपए को हमें घाटा हुआ, उसे कंज्यूमर डेफिशिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर डेफिशिएट। अगर हमने बिलिंग की, उससे ज्यादा ही प्राइस मिली, एक्चुअल प्राइस उससे ज्यादा हुई, तो हमें वो क्या होगा? घाटा हो जाएगा। जितने भी ज्यादा प्राइस हमारे बिलिंग से, वो हमें घाटा हो जाएगा, उसे कंज्यूमर डेफिशिएट बोलेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे ओनली समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मैंने क्या बताया? बिलिंग टू पे और एक्चुअल पे के बीच का डिफरेंस। बिलिंग टू पे ज्यादा होना चाहिए और एक्चुअल पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। अब इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा कि मार्केट में ये मैंगो की वेरायटी, मान लीजिए ABCD 4 वेरायटी है मैंगो की। कितनी वेरायटी है? 4 वेरायटी है जहाँ मैंगो की, और चारों वेरायटियों की मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। A से मिल रही है 20, B से मिल रही है 15, C से मिल रही है 10 और D से मिल रही है 5। मतलब ये क्या है? 20, 15, 10, 5 मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब इतने रुपए के बराबर का ये एक वेरायटी है मैंगो की। ये 15 रुपए के बराबर है B वेरायटी, और C वेरायटी 10 रुपए के बराबर है, और D वेरायटी 5 रुपए के बराबर। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इक्विवेलेंट टू प्राइस, मनी के बराबर, सॉरी मनी के बराबर, कि इतने रुपए के बराबर है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी इसकी? जो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 20 है तो टोटल यूटिलिटी भी 20 ही होगी। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 15 है तो इन दोनों को जोड़ा तो 35 होगी टोटल यूटिलिटी। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो इन तीनों को जोड़ा तो 45 होगी। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 5, इन चारों को जोड़ा तो 50 होगी टोटल। क्लियर? और इसमें ये अज्यूम है कि प्राइस फिक्स मानते हैं सभी कमोडिटी की। क्या होती है? प्राइस फिक्स, या अजम्पशन है इसका। ये दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी सेम, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली उसकी प्राइस है, प्राइस होगी सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी मनी, हाँ मनी दे रखा ना, तो ये क्या होगा? सेम होगी। सबकी प्राइस हमने मान ली कांस्टेंट, मान ली 5-5 रुपए मान ली सभी की। तो ये 20 रुपए के बराबर की सेटिस्फेक्शन देगा, 15 के, 10 के, 5 के, और ये इनकी सभी की प्राइस क्या है? सभी की 5-5 रुपए। तो अब डिफरेंस कैसे? ये हो गया आपका
विलिंग टू पे 20 रुपए के बराबर है, तो पे कितना करना चाहिए आपको? आपने अज्यूम किया कि 20 रुपए का मिल जाएगी ये वेरायटी, आपने अज्यूम किया 15 की मिल जाएगी, या आपने अज्यूम किया 10 की मिल जाएगी, अज्यूम किया 5 की मिल जाएगी, पर आप मार्केट में गए, चारों वेरायटियों की प्राइस बराबर मिली 5-5 रुपए, तो आप पे करना चाह रहे थे 20 रुपए, पर आपको मिली कितने? 15, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 15 का। सॉरी, पे करना चाहते थे 20 रुपए, मिली प्राइस 5 रुपए, तो डिफरेंस कितने का? 5 रुपए का। तो ये 15 रुपए का डिफरेंस आया, तो 15 रुपए क्या हो गया? ए वैरायटी का सरप्लस हो गया, ए वैरायटी के लिए, कंज्यूमर के लिए, इसलिए इसे कंज्यूमर सरप्लस। बी वैरायटी में 15 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बट प्राइस कितनी? 5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10, तो 10 रुपए कंज्यूमर सरप्लस हो गया। यह 5 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन देगा और 5 रुपए इसकी प्राइस है, तो सरप्लस क्या हुआ? 0, कुछ भी नहीं हुआ। तो कंज्यूमर को हम ये सजेस्ट करेंगे कि कंज्यूमर तीनों वैरायटी, ऊपर वाली तीनों वैरायटी हो परचेज करे, चौथी वाली वैरायटी नहीं करे, क्योंकि कंज्यूमर को इसमें किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, सरप्लस नहीं हो रहा, सिर्फ तीनों वैरायटी ए बी सी, तीनों वैरायटियों में उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, उसको सरप्लस मिल रहा है। चौथी वैरायटी में उसको किसी प्रकार का कोई सरप्लस नहीं मिल रहा, नहीं डेफिशिएट हुआ, तो वो इसको न खरीद के और तीनों की ऊपर की वैरायटियों को खरीदेगा, उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे। अब यहाँ एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। इधर देखिए कंज्यूमर सरप्लस। मान लीजिए मैंने कहा प्राइस है कांस्टेंट, प्राइस बिल्कुल यही है, पीक प्राइस है, यहाँ पे फिक्स है ये प्राइस, बट सरप्लस किसी एक कमोडिटी के लिए मान लीजिए यहाँ पे 20 मिल रहा है, ए वैरायटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 20 मिल रहा है। तो ये प्राइस यहां से लेकर यहां तक का तो हमें सरप्लस नहीं हुआ है। हमारी विलिंग टू पे कितनी थी? सॉरी, प्राइस तो 5 रुपए, पर विलिंग टू पे हमारी 20 रुपए है। कितनी है? 20 रुपए है ना विलिंग टू पे। तो यहां से ये 5 रुपए है इसकी प्राइस, और ये कॉमोडिटी हमें 20 मिल रही है। कितनी मिल रही है? मार्जिनल यूटिलिटी कॉमोडिटी की 20 मिल रही है। तो इसके लिए तो हमने 5 रुपए पे कर दिया, तो यहाँ तक का तो हमें कोई सरप्लस नहीं हुआ, बट हम देना कितना चाहते थे? 20 रुपए। तो ये हमारा बच गया कि नहीं? ये पोर्शन बच गया है, इसलिए इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। नहीं समझ में आया? दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा कि प्राइस कांस्टेंट है 5 रुपए और 20 रुपए के बराबर इससे यूटिलिटी मिल रही है, तो 5 रुपए तो हमने पे कर दिया, तो ये तो हमें सरप्लस मिल नहीं रहा, पर हम पे कितना करना चाह रहे थे? 20 रुपए। तो यहां से यहां तक का पोर्शन क्या हो गया? सरप्लस हो गया, कंज्यूमर का सरप्लस हो गया कि नहीं? मतलब ये रुपए उसके पास सेव हो गए, मनी बच गई उसके पास, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर? अब इसके अजम्पशंस है कि मनी है सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट है मनी, सभी के पास 5 रुपए। कॉमोडिटी डज नॉट हैव सब्स्टिट्यूट, इसकी किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। कॉमोडिटी का पता लगे कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, तो दूसरी जो अच्छा ज्यादा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है उसको खरीदने लग जाएगा, या फिर मतलब कोई टेस्ट अच्छा है उसको खरीदने लग जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए कॉमोडिटी का। सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तभी ये इसको फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और नो चेंज इन इनकम टेस्ट हैबिट, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम टेस्ट हैबिट में चेंज हो गया, वो सोच लिया कि नहीं ये तो 5 रुपए के बराबर ही है, तो हैबिट भी चेंज हो गई, उसकी सोच भी, थिंकिंग भी चेंज हो गई, प्रेफरेंस भी चेंज हो गया, तो फिर ये नियम नहीं लगेगा। ये सिंपल सा आपका कंज्यूमर सरप्लस का, बहुत ही सिंपल है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो यही आएगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। एक्सप्लेनेशन आपको खुद को देनी है इसकी, जो मैंने ये जितना समझा है इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये वैरायटी है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, प्राइस हुआ और इनके बीच में डिफरेंस हुआ, तो कंज्यूमर सरप्लस है। और 5 तीन ऊपर की तीनों वैरायटियों को परचेज करेगा, लास्ट वाली नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट डी वैरायटी से उसे किसी प्रकार का सरप्लस नहीं हो रहा, जबकि तीनों वैरायटी से उसको सरप्लस हो रहा है। इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।